नमस्कार। आइए सुनते हैं लेखिका तहसीन तरन्नुम द्वारा लिखी हुई कहानी प्रश्नों के चौराहे पर खड़ी माँ। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सामने ऐसे प्रश्न आकर खड़े हो जाएंगे जिनका उत्तर मेरे पास है ही नहीं। आज मेरा सबसे बड़ा सहारा भी मेरी ही गलती के कारण मुझसे दूर हो गया है, मुझसे नाराज है। मेरे अभिषेक, क्या करूं? 2 महीने पहले लिए गए इस फैसले से कितनी खुश थी मैं। लगा था जैसे कोई जंग जीत ली है। घर वालों की लाख मना करने पर भी अभिषेक को मना समझाकर मैंने ही सोनल को कैंप पर जाने की इजाज़त दे दी। और करती भी क्या, माँ हूँ मैं उसकी। और फिर मैं भी तो इसी दौर से गुजर चुकी हूँ। सोनल का वो मासूम चेहरा मुझे बिल्कुल उसी तरह नजर आया जैसे 20 वर्ष पहले मैं खुद आईने के सामने खड़ी थी, मजबूर, लाचार। पढ़ाई में अव्वल, खेल कूद में भी मैं आगे ही रहती थी, पर पापा की सख्त हिदायत थी, तुम हरगिज नाच गाना या खेल कूद में हिस्सा नहीं ले सकती। खेलना ही है तो कैरम या चेस खेलो, पर बाहर जाकर खेलना, नाचना या गाना ये सब हमारी परंपरा में नहीं है। हमारे घर की लड़कियां गृह लक्ष्मी होती हैं और घर की शोभा बनती हैं। ऐसे में मेरी हर ख्वाहिश अधूरी रह गई। कुछ समय बाद जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो न चाहने पर भी मेरी शादी तय कर दी गई। ग्रेजुएशन में अच्छे अंक मिले थे और मैं एमए करना चाहती थी, पर मेरी हर चाहत शादी के मंडप में जलकर राख हो गई थी। तब मैं आईने में खुद को देख देख कर रोती रहती और सवाल करती भगवान से कि आखिर उसने मुझे लड़की क्यों बनाया। पर अभिषेक को पाकर जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रही। पापा मम्मी मेरे खुशहाल जीवन से खुश थे, हालांकि ससुराल वाले भी वैसे ही संकीर्ण मनोवृत्ति के थे। पर अभिषेक के प्रयासों से मैं घर की 4 दीवारी से बाहर के जहां मैं खुद को तलाशने में सफल हो सकी। अभिषेक ही थे जिन्होंने मेरे मन की चाहतों को समझा और एमए करने की इजाज़त दे दी, साथ ही आगे और कुछ करने का भी हौसला देते रहे। पर ससुराल वालों की इच्छा का खंडन न करते हुए मैंने घर को ही अपना कर्म क्षेत्र मान लिया और इसके बाद से वातावरण शांतिमय हो गया था। कुछ समय बाद हमारे यहाँ चांदसी सोनल का जन्म हुआ। वह अपने भोलेपन और सुंदरता से सबको मुग्ध कर देती। तोतली आवाज़ में कुछ गाती या लड़खड़ाते कदमों से ठुमके लगाने की कोशिश करती तो पूरा माहौल ही मस्त हो जाता। बिटिया नाच के दिखाओ, सोनू बेटा वो टीवी वाला गाना सुनाओ। सबकी आंखों का तारा थी सोनल। मैं उसके प्रति निश्चिंत हो गई कि जो कुछ मैं न कर पाई वो सोनल जरूर कर पाएगी। इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में पली बड़ी सोनल को किसी प्रकार की कोई रोक टोक होगी ये स्वप्न में भी न सोचा था मैंने। जब पहली बार उस पर रोक लगाई गई कि वो अपने स्कूल के एनुअल डे में हिस्सा नहीं ले सकती तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। ये क्या सोनल पर भी वही रोक टोक? मेरा मन विद्रोह कर उठा। मैं सभी को मनाने लगी। बच्ची की चाहत से अधिक ये मेरा निजी मसला बन गया था। अभिषेक को मनाकर सोनल को स्कूल के हर कार्यक्रम में हिस्सा लेने की इजाज़त दिलवाई मैंने। सोनल ने भी मुझे अपने परिश्रम और लगन का फल ट्रॉफी के रूप में दिलाकर आत्म संतोष का भागीदार बनाया। इसी कारण घर पर भी मुझे कोई कुछ नहीं कह पाया। जब भी कोई ऐसा मौका आता तो मैं सोनल को इस तरह तैयार कराती जैसे हिस्सा वो नहीं मैं ले रही हूँ। खैर जिंदगी अपनी गति से बढ़ती गई और फिर नन्ही मीनल हमारे यहाँ दुगनी खुशी लिए आई। उसकी चाहतें भी बिना किसी रोक टोक के पूरी की गईं और उसके लिए मुझे कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ा जो सोनल के समय करना पड़ा था। जब भी दोनों बच्चों को उनकी कामयाबी पर खुश होते देखती तो लगता जैसे ये मेरी कामयाबी है। हर तरह की आज़ादी जो उन्हें मिलनी चाहिए वो उन दोनों को देने के बाद मन को एक सच्ची खुशी हासिल होती रही कि मैं एक कामयाब माँ हूँ जिसने अपने बच्चों को एक स्वच्छंद वातावरण में जीने का अवसर दिया। पर जब भी मैं अपनी माँ से मिलने जाती और अपनी खुशी का इजहार उनके सामने करती तो माँ की आंखों में खुशी के साथ साथ आशंका की परछाइयाँ भी महसूस करती। न जाने ये शंका कैसी थी और क्यों थी। हाँ, माँ कुछ कहती नहीं थी। मेरे ख्याल से माँ इसलिए चुप रहती क्योंकि उनके मन में यह संकोच था कि वे तो मुझे वो खुशियाँ दिलाने में कभी सफल ही नहीं हो पाई जिसकी मैं हकदार थी। सोनल कैंप से लौट आई। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एकाएक सोनल ने ये ऐलान कर दिया कि वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है। वो अपने कॉलेज के एनसीसी गाइड, जो जाति में तो हमसे अलग हैं, साथ ही उम्र में भी उससे दोगुना बड़ा है, को अपना जीवन साथी बनाना चाहती है। उसके इस फैसले से घर पर सभी को लगता जैसे यह सब मेरे कारण ही हुआ। खुद अभिषेक ने भी इस बात को लेकर चुप्पी साध ली और मैं जो सोनल पर कल तक गर्व किया करती थी आज उसी के कारण किसी से नजरें मिलाने की भी काबिल न रही।
पहली बार उस पर मुझे गुस्सा आ रहा था, फिर भी मैं उसे समझाने लगी। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारे यहाँ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है बेटा, बल्कि इसलिए क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही सही नहीं है। पर सोनल मानने को तैयार न थी। वो अपनी जिद पर अड़ी रही। तब मैं उस पर पहली बार बरस पड़ी। तुम्हें आज़ादी देने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करो। मेरा इतना कहना ही था कि सोनल झट से कह उठी, मम्मी आप कब से इतनी नैरो माइंडेड हो गई? आप तो ऐसी न थी। मेरे पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। मुझे आज गहरा धक्का लगा। मेरी अपनी सोनल ने मुझसे ऐसा कहा, यानी मेरी मानसिकता संकीर्ण है। आज वो अपनी आज़ादी चाहती है, जीवन के सबसे अहम फैसले के लिए। आज मुझसे आधुनिकता की मांग कर रही है मेरी वो बच्ची जिसे हर कदम पर, हर मोड़ पर मैंने ही सहारा दिया। आज मैं एकाएक ही तन्हा हो गई हूँ। मेरे अंतर मन को झकझोर कर रख दिया है उसके इस एक शब्द नैरो माइंडेड ने। आज मुझे माँ की आंखों की वो शंका समझ में आने लगी है। अभिषेक का कथन कि बच्चों पर कभी कभार रोक टोक अच्छी होती है भी सही लगने लगा है। आज मुझे हर दूसरी औरत ज़्यादा जिम्मेदार और समझदार माँ लगने लगी है। आज मैं खुद को आईने के सामने खड़ा करने का दुस्साहस भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। ये मैंने क्या कर दिया? क्या मैं एक कुशल माँ नहीं हूँ? क्या ममता और स्नेह में बहकर माँ का कर्तव्य निभाने में कहीं चूक गई मैं? यदि मैं एक कुशल माँ होती तो मेरी अपनी बच्ची आज मुझे प्रश्नों के चौराहे पर यूं ला खड़ा न करती। मैंने आज़ादी का ऐसा अर्थ उसे कब समझा दिया कि वो संस्कारों को तोड़कर किसी ऐसे रिश्ते में बनना चाहती है जो ना तो समाज को मंजूर है, ना मेरे घर वालों को, और ना ही खुद मुझे। इन सारे प्रश्नों से मैं घिर गई हूँ, जिनका उत्तर कदाचित केवल वक्त के पास है, या फिर ये ऐसा चौराहा है जहाँ खड़ी मैं जीवन भर राह तलाशती रहूंगी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक लघु कहानी तहसीन तरन्नुम द्वारा लिखी गई। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।